हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। आइजैक ने नरमी से कहा, उन्हें पहन लेना ही मेरे लिए काफी है। रूबी और भी खुश हो गई। सच में? तो अभी ये गहने कैसे लग रहे हैं? क्या मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? यह कहते हुए उसने बालों को एक और किया और उसका सुंदर चेहरा उभर आया। आइजैक उसकी सुंदरता में खो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह कुछ पलों के लिए जड़ हो गया। वह खुद को रोक ना पाया और झुककर अपनी प्रिय पत्नी के गाल पर किस कर दिया। क्या उस मोटी छिपकली ने तुम्हें इसलिए पकड़ा था क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो? रूबी ये सुनकर उलझन में पड़ गई। आप फिर से क्या कह रहे हैं? उसी पल उसकी नजर उसके पीछे लगे झंडे पर पड़ी। उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे क्या आप कल एमलोज बंदरगाह के स्वागत समारोह में जा रहे हैं? कल मई डे है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, है ना? आइजैक ने उससे पूछा, क्या तुम भी साथ चलना चाहती हो? रूबी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। क्योंकि भाईचारे की गहरी भावनाओं के नाम पर लोगों को लगता था कि मैं भी जाऊंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही स्वागत की जिम्मेदारी लेंगे। क्या आप अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के सामने अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं या मेरे प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए? रूबी चुप रही। आइजैक ने कहा, हम बाद में चाय पार्टी में मिलेंगे। मैं उन्हें सुरक्षित लेकर आऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूबी को यह सुनकर हल्का सा सुकून मिला। आइजैक, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचाई। मैं आपका इंतजार करूंगी। रूबी ने अपने पति को कसकर गले लगा लिया। उस समय उसका भाव क्या था? असल में जब मुझे मेरे अपने परिवार ने इस्तेमाल किया तब भी मैंने खुशी होने का अभिनय किया था। फिर भी उसका मेरे पास होना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। बंदरगाह बहुत भीड़ भाड़ वाला था। लोगों की चहल पहल, शोर और रौनक हर तरफ थी। इसलिए बहकना मत। जब वह युद्ध कला के मंच पर लड़ रहा होगा तो मुझे भी अपना खेल खेलना होगा। चेजारे दा बोर्जिया आ चुका था। उसकी आंखें ठंडी और बेरुखी से भरी थी। इसी समय चेजारे पहुंचा। आचार्य भिक्ष ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा, आपकी यात्रा लंबी रही होगी महामहिम कार्डिनल। आचार्य भिक्ष और सबने सम्मान से सिर झुकाया। चेजारे आगे बढ़ा। आचार्य भिक्ष ने उसके हाथ की अंगूठी चूमी। हवा चली लेकिन चेजारे के चेहरे के भाव नहीं बदले। आचार्य भिक्ष ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। अचानक चेजारे का चेहरा गंभीर हो गया। कहीं से घोड़े की टापों की आवाज आई, क्लप क्लप। घोड़ा भीड़ के पास आकर रुक गया। आइजैक शान से प्रकट हुआ। घोड़े से उतरते हुए वह बेहद वीर लग रहा था। वह चेजारे के पास गया और हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया। ठंडे भाव से आइजैक बोला, स्वागत है मां महिम। चेजारे ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। धन्यवाद। उत्सव शुरू होने दीजिए। उत्सव में सब लोग सजे धजे थे और आनंद ले रहे थे। चारों ओर रौनक थी। बातचीत शोरगुल भरी और जीवित थी। रूबी भी नृत्य समारोह में मौजूद थी। अचानक किसी ने आवाज दी, तो आप यहाँ हैं मैडम? ये एंडी था। वह 2 गिलास शैंपेन लेकर उसके पास आया। थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने एक गिलास रूबी को थमाते हुए कहा, आपको प्यास लगी होगी मैडम, इसे चखिए, इसका मसालेदार स्वाद बहुत बढ़िया है। रूबी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद सर, मैं जरूर इसका आनंद लूंगी। दोनों खुशी खुशी बातें करने लगे। तभी एडिमन ने उसकी तारीफ की, आज आप खास तौर पर बहुत चमकदार लग रही हैं मैडम। रूबी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, लगता है आप भी और लंबे हो गए हैं। तारीफ सुनकर एडिमन शर्मा गया। शायद हाल ही में कड़ी ट्रेनिंग की वजह से मैडम से तारीफ मिली है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। असल में एडिमन के इतने मेहनत से अभ्यास करने का कारण यह था कि पिछली बार वह मैडम की रक्षा नहीं कर पाया था। इस बार एंडी उसे जरूर बचाएगा। रूबी को एंडी का बचपन का रूप याद आया। हालांकि वह बड़ा हो गया था लेकिन उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, इसलिए वह अब भी प्यारा लग रहा था। वो हंस बोल ही रहे थे कि अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, लेडी रूबी। आवाज सुनते ही रूबी चौंक गई। यह आवाज वो रिम्प्रेटा सम्राट का ड्यूक विलियम अल्फोंसो था। वो तीसरा मंगेतर था जिसने उससे सगाई तोड़ दी थी। कारण था नपुंसकता। उसे देखते ही रूबी का चेहरा सख्त हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यहाँ इस ड्यूक से फिर मिल गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही तेजी से भाग गई। आपने मुझे कोई और समझ लिया है ड्यूक। रूबी जितना तेज हो सका भागती चली गई। जिस व्यक्ति ने उससे सगाई तोड़ी थी उससे फिर मिलना, यह एहसास किसी पुराने प्रेमी से टकराए जाने जैसा था और बेहद भयानक। ऊपर से ड्यूक अल्फोंसो से सगाई टूटने का कारण नापुंसकता थी जो उसके परिवार के भविष्य के पतन से भी जुड़ा हुआ था। बेशक नापुंसकता की अफवाह चेजारे ने फैलाई थी, फिर भी उसकी वजह से ही ड्यूक का मजाक उड़ाया गया था। स्वाभाविक है कि वह अब भी मन में रंज रखता था। रूबी ने आंखें जोर से बंद की और दौड़ती रही। इस पीड़ा को कौन समझ सकता है? रूबी ने सिर पकड़ लिया और जोर से रोने लगी। मैं इस पार्टी में उससे कैसे बचूं? अचानक कहीं से लिया प्रकट हुई और उत्साह से पुकारा, मैडम। छोटी बच्ची को देखकर रूबी रुक गई। मिस एफेंसी। लिया ने तुरंत उसकी तारीफ की। मैडम, आज आप इतनी सुंदर क्यों लग रही हैं? रूबी ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद मिस सीसीपी, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। लिया ने आह भरी, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। क्या आप मेरे साथ प्रिंसेस एरिन से मिलने चलेंगी? राजकुमारी भी आपसे मिलना
चाहती हैं मैडम? रूबी ने चेहरा घुमाया और सोचने लगी। तो फिर मैं पहले शौचालय हो आऊं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लिया के चेहरे का भाव बदल गया। लिया ने अचानक दैन्य सा चेहरा बना लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या आप मुझसे नफरत करती हैं मैडम? आप मेरी नजरों से क्यों बच रही हैं? क्या ये मेरे मूर्ख भाई की वजह से है? क्या आप मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि आप मेरे भाई से नफरत करती हैं? ये सुनकर रूबी चौंक गई और उसे तुरंत ढंढास बंधाया। ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे या सर इवान से नफरत करने का कोई कारण नहीं है। रूबी ने अंदाजा लगाया कि चाय पार्टी की घटना की वजह से इस बच्चे को लगा होगा कि उसका इवान से झगड़ा हो गया है। तभी लिया ने गंभीर चेहरे से कहा, तो फिर क्या मार्कविस की युवती आपको फिर से परेशान कर रही है मैडम? लिया ने आगे कहा, मिस प्रिया आपको बार बार तंग करती रहती है मैडम। इसी बीच पीछे से अल्फांसो अचानक प्रकट हुआ और उसने उसका नाम पुकारा। ये आवाज हमेशा रूबी के रोंगटे खड़े कर देती थी। वो पकड़ी गई थी। रूबी ने मुड़कर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। काफी समय बाद मिली। ड्यूक अल्फांसो, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगे। अल्फांसो ने उत्तर दिया। तो इसका मतलब है कि आप मुझे देखकर खुश हैं? रूबी ने हकलाते हुए बोला। हाँ हाँ बिल्कुल। रूबी ने उससे पूछा, क्या आप भी इसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं ड्यूक? अल्फांसो ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा शूरवीर मेरी जगह भाग लेगा। इस बार प्रतिभागी बहुत हैं। लिया ने ध्यान से सुना और गर्व से बोली, उफ, मैडम ने कहा था कि वह मेरे साथ खेलेंगी। अल्फांसो ने रूबी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप आज भी पहले जैसी ही हैं मैडम। रूबी चौंक पड़ी। क्या? अल्फांसो ने आगे कहा, क्या आपने उस समय भी मुझसे बचने की कोशिश नहीं की थी? आखिरकार हमें ठीक से अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। रूबी ने दर्द छिपाते हुए बहाना बनाया, उस समय मुझे कुछ जरूरी काम था। अल्फांसो हंसते हुए बोला, बिल्कुल मैं समझता हूँ, आपके पास मजबूरी रही होगी मैडम। उस समय को याद करके भी वह ठीक से माफी नहीं मांग पाई। रूबी ने संकोच से कहा, ड्यूक अल्फांसो, उस समय जो हुआ उसके लिए मुझे सच में खेद है। ये सुनकर उसने उसे ढांढस दिया। वो सब अब अतीत की बात है। मैं सच में ठीक हूँ, बल्कि हाल में मैं उन शरारतों का आनंद ले रहा हूँ। रूबी का चेहरा कुछ नरम पड़ गया। फिर उसने सत्कर्ता से उसकी ओर देखा। उसका व्यवहार पहले की तरह ही सौम्य था। हालांकि भविष्य में वह उसके परिवार के पतन का कारण बनने वाला था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो अल्फांसो ने आगे कहा, वैसे मेरे हाल ही में सगाई हुई है। वह मेरे लिए बहुत अच्छी इंसान है। रूबी ने तालीम बजाते हुए उसे बधाई दी। यह तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अल्फांसो शर्माते हुए बोला, धन्यवाद मैडम, लगता है आपको भी एक अच्छा इंसान मिल गया है। ये वाकई अच्छी बात है। फिर वो बोला, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मुझ में थोड़ा और साहस होता तो आज हम कैसे होते। रूबी ने उसे दिलासा दिया, हम उस समय बहुत छोटे थे। खुद को दोष मत दीजिए ड्यूक। अल्फांसो ने कहा, नहीं, ये मेरी ही लापरवाही थी कि मैं अपने वादे की जिम्मेदारी नहीं उठा सका। मैं किसी अपराधी से कम नहीं हूँ। फिर भी अपनी छोटी सी इच्छा के बावजूद मैं खुद देखना चाहता था कि मैडम अच्छी तरह जी रही है या नहीं। यह सुनकर रूबी मुस्कुराई, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। उसी समय नीचे से घोषणा हुई कि रोमांगना प्रतिनिधिमंडल और ओमेरता पहुंच चुके हैं और सभी लोग इकट्ठा हो गए। ये सुनकर अल्फांसो ने कहा, यह सही समय है, मैडम के पास खड़ा सौभाग्यशाली पुरुष आ गया है। रूबी ये सुनकर तन गई और उसने मुट्ठी बींच ली। उसने विशाल द्वार की ओर देखा। अब फिर से अभिनय शुरू करने का समय था। आज के भोज में ईशी अत्यंत सुंदर और ठंडे भाव के साथ प्रकट हुआ। उसके बगल में सिजारे खड़ा था, जो उतना ही आकर्षक था। दोनों को एक साथ देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि इतने वर्षों में किसी ने ये नहीं सोचा था कि वह दोनों को एक साथ देखेंगे। रोमांगना के पोप के सामने खड़े होकर सेजारे ने सम्मान से कहा, कृपया ब्रिटानिया के राजा फेनोल का आशीर्वाद स्वीकार करें। रोमांगना के पोप ने हाथ अपने सीने पर रखा। धन्यवाद माँ महिम, लंबी यात्रा के बाद आप सब थक गए होंगे। वैसे मुझे आज राजकुमारी भोज में दिखाई नहीं दे रही हैं। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के स्वागत में राजकुमारी का न आना असामान्य नहीं था, खासकर जब वह कार्डिनल का प्रतिनिधि मंडल हो। संभवतः ये राजकुमारी की विधर्मी पृष्ठभूमि उजागर होने की चिंता के कारण था। चाहे समागी से कितना ही प्रेम क्यों न हो, राजनीतिक चूक स्वीकार नहीं हो सकती थी। रोमांगना के पोप ने कहा, मैंने सुना है कि आप में से कुछ को समुद्री बीमारी हो गई थी। आप लोग थक गए होंगे। आपके लिए अलग महल तैयार किया गया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया बताइए। कार्डिनल के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर दिया, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें समुद्री बीमारी नहीं हुई। रोमांगना के पोप हंसे, तो ये सौभाग्य की बात है। मैं बेवजह ही चिंतित था। रूबी ने मन ही मन आह भरी, समुद्री बीमारी, असल में तो नशे में थे। सेजारे पास आया और बोला, क्या ये पहली बार है जब हम आमने सामने मिल रहे हैं ड्यूक ओमेरता? ओमेरता ने औपचारिक स्वर में कहा, आपका स्वागत है माँ महिम। सिजारे ने तुरंत उत्तर दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है, आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक। रूबी ने भौवें सिकोड़ी, वो आदमी कितना बनावटी विनम्र लग रहा है। रोमांगना के पोप खड़े हुए, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, अभी कृपया भोजन का आनंद लीजिए। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे और माहौल
और भी जीवित हो गया। ड्यूक अल्फांसो पास से गुजरे और शालीनता से बोले, मैडम फिर से मुलाकात हुई। अचानक किसी ने रूबी को पुकारा। रूबी ने मुड़कर देखा, जिससे इशी और सेजारे दोनों का चेहरा चमक उठा। रूबी ने अपनी शाम की पोशाक को कसकर पकड़ा और हल्का सा अभिवादन किया। मैं आपका इंतजार कर रही थी भैया। सेजारे को आज रूबी का व्यवहार कुछ अजीब लगा। वो बोला, अरे वाह, हमारी रूबी इतने समय में और भी सुंदर हो गई है। सेजारे उसके पास आया, और ये औपचारिक अभिवादन कैसा है? अपने भाई के लिए तो कुछ खास करना चाहिए था, जो खतरनाक समुद्र पार करके यहाँ आया है। इतना कहकर सेजारे ने चमकदार मुस्कान बिखेरी, जो उसको मोहित कर गई। उसने धीरे से रूबी से कहा, इधर आओ, और उसने रूबी को कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहें उसे अपने करीब खींचे रही। एक शातिर सी नजर के साथ उसने कहा, लगता है तुम्हारा हनीमून अच्छा रहा। मुझे बहुत चिंता थी कि तुम ठीक से खा नहीं रही हो। तुम्हें इतना ठीक देखकर राहत मिली। सेजारे ने धीरे से रूबी के गाल सहलाए। रूबी मुस्कुराई और सेजारे की तारीफ की। आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। क्या रोमानिया आपके लिए काफी नहीं है? क्या आप अरेंडल की युवतियों को भी मोहित करना चाहते हैं? सेजारे झेपते हुए हंसा, बिल्कुल नहीं। ये देखकर कार्डिनल के प्रतिनिधिमंडल ने एक साथ कहा। यह दृश्य और ये परिचित प्रतिक्रियाएं, सब कुछ आज भी वैसा ही है। रूबी ने इशी की ओर देखा। इशी पास आया और धीरे से बोला, रूबी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इशी थोड़ा हकलाया। मतलब तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। रूबी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, ये जरूर उस ड्रेस की वजह से है जो आपने मुझे दी थी। आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं इशी। रूबी की तारीफ सुनकर इशी शर्मा गया। तुम कह रही हो कि मैं हैंडसम हूँ? क्या ये सच में तारीफ है? रूबी ने बिना हिचके कहा, बिल्कुल। आइजैक ने स्नेह से रूबी की ओर देखा। उसने रूबी का हाथ लिया। उसे उसने अपने होठों तक ले जाकर हल्के से चूम लिया। ये मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। उस पल रूबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर मुझे आपकी ज्यादा बार तारीफ करनी पड़ेगी। आज मेरे भाई का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। सेजारे ने यह सुन लिया और पलटकर कहा, कोई सोचेगा कि मेरा भाई कोई पकड़ा गया अपराधी है। आइजैक ने सेजारे की ओर देखा। आप जैसा मां महिम किसी अपराधी जैसे कैसे लग सकते हैं? सेजारे हंसा, मैं तो मजाक कर रहा था। आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, है ना? रूबी ने उन दोनों की ओर देखते हुए सोचा, एक बहन से प्यार करने वाला भाई और उसी बहन से प्यार करने वाला पति, खुशहाल अभिवादन का ये दृश्य, और मैं सबके प्यार को पाने वाला पात्र। अगर कोई अनजान इसे देखे तो उसे ये एक सुंदर चित्र लगेगा, लेकिन वह नहीं जान पाएगा कि यह सब सिर्फ एक नाटक है, और इस बेतुके नाटक को पूरा करने के लिए मुझे दिया गया ये किरदार मुझे ही निभाना होगा। माधर्म्य अध्यक्ष अपनी भतीजी को लेकर आए ताकि वह कार्डिनल से मिल सके। मेरी भतीजी आपकी बहुत प्रशंसा करती है, इसलिए कृपया इसे आपसे संक्षेप में मिलाने की मेरी असभ्यता को क्षमा करें। वह उत्साह से बोली, धन्यवाद मां महिम। मैं फ्रिया वैन फुरियाना हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। सेजारे जोर से हंस पड़ा। अरेंडल तो सुंदरियों से भरा है। अच्छा हुआ मैं अपने भाई से अलग होकर यहाँ आया। रूबी ने जोड़ा, अगर एंजो यहाँ आ जाता और दक्षिण की तरह ही व्यवहार करता तो शायद उसे उसी रात जहाज पर चढ़ाकर वापस भेज दिया जाता। सेजारे ने कहा, संभव है। सेजारे ने रूबी के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन रूबी, उसके बिना तुम्हें थोड़ा उदास तो लग रहा होगा। रूबी मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा सा। वह तो बस और शोर ही मचाता। फ्रिया वैन फुराना ने रूबी की ओर देखा। अब मैं समझ पाई कि मैडम अपने परिवार से इतना प्रेम क्यों करती हैं। रूबी मुस्कुराई। कार्डिनल वालिटिनो बहुत अच्छे इंसान है। फ्रिया वैन फुराना ने हाथ उठाया, मानो रूबी को धक्का देने वाली हो। उसी पल आइजैक ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हें सच में शर्म नहीं है? फिर उसने उसकी पकड़ और कस दी। या फिर दिमाग भी नहीं है? फ्रिया वैन फुराना डरते हुए आइजैक की आंखों में देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? आइजैक ने उसकी कलाई और जोर से दबाई। अब लगता है तुम्हारे कान भी नहीं है। लोगों में कुसुर फुसुर होने लगी। क्या वह मिस फुराना नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये कैसी स्थिति है? सेजारे ने बात की, जिससे माधर्म्य अध्यक्ष चौंक गए। स्पष्ट है कि इनके बीच कुछ हुआ है। उदाहरण के लिए, माधर्म्य अध्यक्ष की भतीजी ने हमारी रूबी के साथ कुछ किया है। माधर्म्य अध्यक्ष ने जल्दी से सफाई दी। नहीं महामहिम, मेरी भतीजी। फ्रिया वैन फुराना की आंखें माधर्म्य अध्यक्ष की ओर मुड़ गई। माधर्म्य अध्यक्ष आगे बढ़े और ईमानदारी से झुक गए। आइजैक, कृपया पहले उसका हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन हाथ छोड़ने से पहले आइजैक बोला, मेरी चेतावनी केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। मेरे सामने फिर कभी मत आना और रूबी के आसपास भी मत भटकना। आइजैक की चेतावनी से फ्रिया वैन फुराना कांप उठी। आइजैक ने उसका हाथ झटक कर छोड़ दिया। अगर तुम इंसान हो तो अपनी औकात पहचानो, सेजारे ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि महाधर्म्य अध्यक्ष अपनी भतीजी को फिर से शिक्षा दें। फ्रिया वैन फुराना ने दर्द और डर से अपना हाथ सहलाया, सिर झुकाकर माफी मांगी। हाँ, मैंने बदतमीजी की, ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं विदा लेती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से चली गई। इसके बाद सेजारे ने महाधर्म्य अध्यक्ष को बुलाया। महाधर्म्य अध्यक्ष कांप रहे
रहे थे। माँ महिम, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। सेजारे ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कब से तुम्हारा तरीका इतना झंझट भरा हो गया? मैं तो समझता था कि तुम अब भी उपयोगी हो, या फिर मैं गलत था? माँ धर्माध्यक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। वो सेजारे की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। कांपती आवाज में बोले, माँ महिम। सेजारे ने बीच में ही काट दिया, मुझे अब अपने परिवार के साथ भावनाएं बांटनी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप विदा लें। बेशक आपको दोबारा कोई अवसर नहीं मिलेगा। रूबी ने सेजारे को सोचते हुए देखा। पल भर में ही पूरी स्थिति सुलझ गई थी। उसका दबाव इतना था कि सांस घुटने लगी। फुरियाना जो लगातार मुझे उकसा रही थी, उससे भी तुरंत निपटा दिया गया। मुझे राहत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे उस थकाऊ और बेबस अतीत की याद दिला गया। अचानक रूबी के पेट में असहजता हुई, यह देखकर कि रूबी ठीक नहीं लग रही। आइजैक दौड़ता आया और उसे कसकर थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा अचानक पीला क्यों पड़ गया? रूबी मुस्कुराई। बस पेट में हल्की सी तकलीफ है। रूबी को ठीक देखकर सेजारे ने कहा, हमारी रूबी कितनी भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा पति मिला, है ना रूबी? मैं तो माँ धर्माध्यक्ष की भतीजी को नृत्य के लिए आमंत्रित करने वाला था। अफसोस वो चली गई। सेजारे आगे बढ़ा और रूबी का हाथ थाम लिया। तो रूबी, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? काफी समय बाद हम भाई बहन मिले हैं। मुझे लगता है आज मेरा जीजा मुझे ये छूट दे देंगे, है ना जीजा? आइजैक ने धीरे से रूबी पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ, तुम नृत्य करो और फिर लौट आना। मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हें नाचते हुए देखूंगा। आश्वस्त होकर रूबी सेजारे की ओर मुड़ी। आइजैक वहीं खड़ा रूबी को देखता रहा और फिर उसने अपना मन बदल लिया। रूबी ने शर्माते हुए कहा, लेकिन मुझे नाचे हुए बहुत समय हो गया है, कहीं मैं आपके पैर पर न चढ़ जाऊं। सेजारे ने उत्तर दिया, अजीब है, क्या तुम्हें वो पहली बार याद नहीं जब तुमने नृत्य करना सीखा था मेरे पैरों पर? आइजैक ने मन ही मन सोचा, वो इसलिए था क्योंकि तब वहां मैं नहीं था। सेजारे ने रूबी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर एक हैरान कर देने वाला प्यारा सा पहलू भी है। रूबी की आंखें फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि सेजारे का क्या मतलब है। मैं तुम्हारे पति की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें पूरी तरह अपने पास रखना चाहता है। रूबी मुस्कुराई। आप क्या कह रहे हैं? सेजारे ने रूबी को ध्यान से देखा। तुमने जो पोशाक पहनी है वो भी बहुत सुंदर है। मुझे लगा था कि महिलाओं के कपड़ों के मामले में उसका फैशन सेंस बिल्कुल नहीं है। ये तो काफी ताजा छवि है। सेजारे रूबी की और करीब आया। क्या इसे पहला प्यार कहा जा सकता है? रूबी ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पूरे रोमानिया और एरेंडल में मेरे भाई की तुलना कोई नहीं कर सकता। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी और अब आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप जरूर थोड़ा उदास होंगे। पिता कैसे हैं और एंजो का क्या हाल है? सेजारे ने उत्तर दिया, पिता अपनी नई प्रेमिका के साथ खेलने में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं है। जहां तक उस ब्रैड एंजो की बात है, वो रेमेनी तक बढ़ गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ कर बैठा और पिता से अच्छी खासी पिटाई खा गया। रूबी ने कहा, ये तो बिल्कुल एंजो जैसा ही लगता है। सेजारे ने हल्की हंसी हंसी। वह आदमी पॉप की सेना का कमांडो है। पिता भी ना। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। मुझे पता है कि उस पद के लिए तुम किसी से भी ज्यादा उपयुक्त हो, लेकिन अच्छा होता अगर तुम इतनी खतरनाक जंगों पर ना जाते। मेरी रूबी तो इतनी प्यारी है, एंजो तो बस एंजो ही है। सेजारे ने रूबी के कान में फुसफुसाया, तुमने भी तो कुछ गड़बड़ की है ना? रूबी का चेहरा लाल हो गया। सेजारे ने रूबी की कमर पर हाथ रखा। चलो इस पर धीरे धीरे बात करते हैं। और उसने रूबी को उठा लिया। सीधे रूबी की आंखों में देखते हुए बोला, अब चलो इस गंदी सी जगह को ठीक से देखते हैं। दोनों के गले मिलने का दृश्य कितना रोमांटिक लग रहा था। आइजैक बस अपनी वाइन की चुस्की ले सकता था और रूबी का इंतजार कर सकता था। रूबी की प्यारी सी मुस्कान को देखकर सेजारे उसे स्नेह से निहार रहा था, जबकि आइजैक भीतर ही भीतर बहुत असहज महसूस कर रहा था। अचानक इवान कहीं से आकर बोला, बुरी अफवाहों की तुलना में वह तो काफी उदार व्यक्ति लगता है। आइजैक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा ही लगता है। इवान के अजीब व्यवहार को देखकर आइजैक ने पूछा, लेकिन तुम इतने उत्साहित क्यों हो? इवान ने जवाब दिया, मेरा मतलब है एक सुंदर महिला के साथ नाचने को लेकर। मुझे अब भी नहीं पता कि तुमने हमसे ये सब क्यों करवाया, लेकिन क्या किसी ने तुमसे कुछ अजीब कहा? आइजैक ने ठंडे स्वर में कहा, क्या कहा? इवान ने मुंह फेर लिया, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ो, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा चेहरा मत बनाओ, अभी तुम बिल्कुल उस आदमी जैसे लग रहे हो जो अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूम रहा हो। अगर तुम यूं ही अपनी पत्नी से चिपके रहोगे तो डिचेस जल्दी ही तुमसे ऊब जाएगी। आइजैक ने रूबी की ओर देखा, क्या मैं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रहा हूँ? रूबी, सेजारे से दोबारा मिलने के बाद से वे सच में खुश है। पता नहीं सेजारे ये जानता है या नहीं, लेकिन यही वजह है कि सेजारे खुले आम नजर नहीं आ सकता। सिर्फ रूबी की वजह से वह शिष्टाचार का पालन कर रहा है। मैंने खुद से ही अंगीनत बार कहा है। बेशक रूबी की शादी में पॉप की मंशा सर्वोपरि है। कभी कभी उसकी आंखों में डर और भय दिखाई देता है। अगर वही उसकी इस हालत का कारण है
तो वह स्वाभाविक रूप से ये जानता होगा। तो उनकी ये सहानुभूति डरावनी है। अगर रूबी ने चेजारे के प्रति जरा सी भी असहजता दिखाई होती तो मैं उसे जरूर देख लेता, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। शायद ये सब मेरी अपनी निजी भावनाएं ही हैं। आइजैक ने अपना गिलास मेज पर रखा, कुछ देर रुका और फिर मन ही मन बोला, लेकिन उसकी अजीब खाने की आदतें पूरी तरह छिपी रहती हैं, चेहरे पर भावनाओं का हल्का सा संकेत भी नहीं। मैं पहले सोचता था कि वह बातें छिपाने में अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में इतनी सूक्ष्मता से छिपाती है कि पकड़ में नहीं आता। उसकी कोमल त्वचा पर पड़े निशान धीरे धीरे मेरा धैर्य तोड़ रहे हैं। मैं उसे एक तरफ ले जाकर सीधे पूछ लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे ऐसे सच बताने के लिए मजबूर करूँ तो उसके लिए ये एक और जख्म बन जाएगा। मुझे डर है कि हमारे बीच की ये थोड़ी सी शांति भी टूट जाएगी और वह मुझे छोड़ देगी। इसलिए मैं पूछ नहीं सकता। आइजैक ने अपना गिलास उठाया और पी लिया। इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फ्रिया वैन फुराना बालकनी में खड़ी थी। उसे आइजैक के शब्द याद आए, रूबी के आसपास भी मत मंडराना, और उस पल रूबी की नजर भी उसके दिमाग में उभर आई। वह फूट फूट कर रो पड़ी और खुद से ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। आइजैक जल्द ही मेरे पास लौट आएगा, इसलिए फ्री लंबे समय के बारे में सोचो और उसी के अनुसार काम करो। फ्रिया को वह पल याद आया जब आइजैक ने उसे हार दिया था। उसने मजाक में कहा था, तुम ये मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए कोई और नहीं है ना? तभी रूबी अचानक खड़ी हो गई और बोली, तो अगली बार मुझे दे देना। आइजैक ने रूबी की ओर देखा। ठीक है। रूबी खुशी से खिल उठी। ये याद कर फ्रिया का दिल दर्द से भर उठा। बस पल भर की खुशी है। आइजैक अभी केवल अस्थायी रूप से भ्रमित है। मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। फ्रिया वैन फुराना ने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछ लिए। एलिन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर फ्रिया वैन फुराना की हर हरकत पर नजर रखे हुई थी।